आखिरकार भारत बन ही गया है एशिया का रूस और भारत के इस पड़ोसी ने भारत से मांग ली है पेट्रोलियम पाइपलाइन। जानेंगे किस तरीके से भारत एक बड़े दाव को खेल रहा है और भारत इस दाव में बहुत ज्यादा सफल हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में अब दुनिया का साथ मिला भारत को। तो वहीं अभी हाल में मिलने वाले हैं पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, लेकिन क्या ये मुलाकात महंगी पड़ेगी? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त जिस तरीके से रूस ने अब यूरोप की एक कमजोर नब्ज पकड़ ली है, वैसा ही कुछ भारत के हाथों में मिल रहा है एक महाशक्ति। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भारत रूस नहीं है और भारत के पड़ोसी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि भारत कभी भी इन चीजों का इस्तेमाल किसी को काउंटर करने के लिए नहीं करेगा। दरअसल हो ये रहा है कि भारत एक तो ग्रीन हाइड्रोजन पर काम कर रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन के साथ साथ इसके पाइपलाइन पर भी काम कर रहा है ताकि पड़ोसी देशों में पाइपलाइन के जरिए ग्रीन हाइड्रोजन का सप्लाई हो सके। पर इसके साथ साथ पेट्रोलियम पाइपलाइन पर भी काम कर रहा है भारत और भारत से अब मदद मांग ली है नेपाल ने भारत से 2 और पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने की गुहार लगाई है। वैसे आपको बता दें, भारत की मदद से पहले से एक पेट्रोलियम पाइपलाइन तैयार है और चालू है, पर हिमालय की गोद में बैठा हुआ ये देश पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई पर होने वाले खर्चों से परेशान हो गया है। ऐसे में इन खर्चों को घटाना चाहता है। दरअसल नेपाल चारों ओर से दूसरे देशों की जमीन से जुड़ा हुआ देश है। वह समुद्री रास्ते से तेल की सप्लाई नहीं मंगा सकता है, लिहाजा इसके लिए सड़क मार्ग से ही ढुलाई करानी पड़ती है, जिसकी लागत काफी ज्यादा आती है। भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल ने सरकार से सरकार के बीच समझौते के तहत 2 और पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए भारत से टेक्नोलॉजी के साथ साथ अनुदान भी मांगा है, यानी कि एक तरीके से मदद और कर्जा भी मांगा है। और ये होगा कहाँ? बिहार के मोतिहारी और नेपाल के 12 जिले के बीच 69 किलोमीटर की ये लंबी पेट्रोलियम पाइपलाइन जो पहले से ही चालू है, इसका उद्घाटन 10 सितंबर 2019 को हुआ था। इसका इस्तेमाल किया जाता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन को डीजल भेजने के लिए। अब जो 2 नई चलेगी वो चलेगी मोतिहारी अमलेखगंज। तो वहीं दूसरा प्रस्ताव है पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी से नेपाल के झापा तक 52 किलोमीटर का। खैर, ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कुछ कम लागत के नहीं है, बल्कि ये प्रोजेक्ट करीब 300 करोड़ से ज्यादा के हैं, जिसमें दोनों ही देश के पैसे लगेंगे। और करीब माना जा रहा है कि इसके साथ साथ 41,000 किलोलीटर की अलग अलग स्टोरेज टैंक भी बनाए जाएंगे, जिसमें नेपाल को फिर से भारत की मदद की जरूरत है। हालांकि एक बार अगर ये सब कुछ बन गया तो नेपाल तक ये पाइपलाइन चालू हो जाएगा और भारत से नेपाल पेट्रोलियम उत्पाद पहुंचना आसान हो जाएगा। तो वहीं भारत की पकड़ भी नेपाल में मजबूत होगी। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 15 जून 2020 को गलवान की लड़ाई के बाद ये पहला मौका आ रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिलने जा रहे हैं। और ये खबर द हिंदू ने दी है। द हिंदू ने इस बात को कहा है कि दरअसल एससीओ की बैठक होने वाली है और एससीओ की बैठक के अलावे इंडोनेशिया में G20 की बैठक होने वाली है, जिसमें पीएम मोदी और शी जिनपिंग आमने सामने हो सकते हैं। हालांकि इस बैठक की संभावना के बीच अब एक अलग तरह की बात आ रही है और बात ये आ रही है कि कहीं ऐसा न हो कि इस मीटिंग से घुसपैठ वाली बात दूर चली जाए। सीमा पर भारत चीन के बीच अभी भी हालात ठीक नहीं हुए हैं और डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात को साफ कहा है कि जब तक बॉर्डर पर चीजें ठीक नहीं होंगी तब तक बाकी कोई चीज ठीक नहीं होगी। 5 साल पहले जब डोकलाम विवाद हुआ था तब से ही भारत और चीन के संबंध बहुत कड़वे हो गए हैं और अब ये देखा जा रहा है कि भारत के साथ मीटिंग करने की कोशिश कर रहा है चीन। इससे पहले आपको बता दें, जब विंटर ओलंपिक हुआ था
तब भी जिनपिंग की तरफ से भारत को ये संदेश भेजा गया था कि आप आइए और हमारे इस विंटर ओलंपिक में शामिल होइए। भारत ने इसे मना कर दिया था। जिनपिंग क्या दिखलाना चाहता था? जिनपिंग ये दिखलाना चाहता था कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है और अमेरिका को एक संदेश देना चाहता था। वैसे आपको बता दें, इसके बाद भी जिनपिंग हार नहीं माना और जिनपिंग ने भारत को न्योता दिया ब्रिक्स मीटिंग के लिए और कहा कि आप आइए। अब चाइना में ब्रिक्स की मीटिंग हो रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने ये कहा कि ब्रिक्स मीटिंग में हम शामिल तो होंगे, क्योंकि सिर्फ एक चाइना नहीं है, ब्रिक्स में और भी देश हैं, पर इस मीटिंग में हम वर्चुअल आएंगे, तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे। साधारण सी बात थी। अंतर्राष्ट्रीय जगत को भारत ये नहीं दिखाना चाहता था कि हम दोनों के बीच रिश्ते, कि भारत और चीन में सब कुछ सही है, जबकि सच्चाई ये है कि भारत और चीन में सब कुछ सही नहीं है। ये अच्छे से पता है, हालात अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। खैर, चीन के चालों को अब तक भारत नाकाम करता रहा है, लेकिन अब इस G20 मीटिंग में या एससीओ मीटिंग में जिनपिंग जरूर कोशिश करेगा कि मुलाकात हो। अब देखना ये होगा कि क्या भारत द्विपक्षीय मुलाकात करता है। लेकिन इन सब के बीच में अरुणाचल प्रदेश का एक मुद्दा फिर से निकल कर सामने आया है। हम जैसा कि जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन अपना दावा करता रहता है और चीन ये कहता है कि ये हमारा इलाका है, ये तिब्बत का इलाका है और हम इसे हासिल करेंगे। अरुणाचल प्रदेश पर नज़र चीन की कई कारणों से है। एक तो बड़ी चीज़ ये है कि अरुणाचल प्रदेश खनिज संपदा से भरा हुआ है। यहाँ बहुत तरह के खनिज हैं जिन्हें रेयर अर्थ मटेरियल कहा जाता है। और भारत की पुरानी सरकारें कैसी थी, ये चाइना के डर से यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं करती थी। यहाँ पर ये दिमाग नहीं लगाते थे, इसलिए नहीं लगाते थे कि कहीं चाइना बुरा ना मान जाए, कहीं चाइना बदले में हमला न कर दे। पर इसका ठीक उलट किया इस सरकार ने। इस सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में, एक तो सबसे पहले जो बॉर्डर वाले इलाके थे, वहाँ कनेक्टिविटी मजबूत करनी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ रेयर अर्थ मटेरियल की खोज यहाँ पर शुरू कर दी। कई ऐसे इलाके मिले भी जहाँ पर इन्होंने उत्खनन और प्रोडक्शन का काम के लिए आगे बढ़ना भी शुरू कर दिया। अब इससे बिलबिलाया हुआ चीन अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोकने लगा और अरुणाचल प्रदेश आजकल कुछ ज्यादा ही दावा ठोक रहा था चीन। अब इस दावे से भारत नहीं बल्कि दुनिया के बाकी देश भी परेशान हो रहे हैं। और ये हाल में देखने को मिला जब जर्मनी ने भारत के साथ खड़ा होने की बात कह दी और जर्मनी ने भारत का पक्ष लिया। गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने जर्मनी के राजदूत के बयान का समर्थन किया। दरअसल क्या हुआ था, आपको याद होगा, जर्मनी के राजदूत ने बयान दिया था कि चीन का अरुणाचल प्रदेश पर दावा बेहुदा है, अपमानजनक है और इस तरीके का दावा चीन को नहीं करना चाहिए। ये भारत का हिस्सा है और भारत का ही रहेगा। इस पर जर्मनी के ऊपर बौखला गया था चीन और चीन ने अनाप शनाप जर्मनी को बकना शुरू कर दिया था। अब जिसके बाद जर्मनी को सपोर्ट चाहिए था और भारत ने यही सपोर्ट किया। यहाँ पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नहीं, जर्मनी के राजदूत जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, G20 या एससीओ मीटिंग में पीएम मोदी को जिनपिंग के साथ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।